नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत की परतों को खोलने जा रहे हैं जिनका नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। जी। कभी अपने दबदबे के लिए तो कभी विवादों के लिए। हम बात कर रहे हैं अनंत कुमार सिंह की, हाँ। जिन्हें बिहार में और खासकर मोकामा के इलाके में लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, छोटे सरकार ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, उनके राजनीतिक सफर और ये जो दिलचस्प उपनाम है छोटे सरकार, इसकी कहानी पे रोशनी डालती है और उनसे जुड़े कानूनी मामले भी। जी हाँ। हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर एक पूरी तस्वीर पेश करना, ताकि हम समझ सके कि आखिर ये शख्सियत इतनी प्रभावशाली और साथ ही इतनी विवादास्पद क्यों है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। छोटे सरकार ये नाम सुनते ही ना दिमाग में कई सवाल उठते हैं कि सिर्फ एक निकनेम है या इससे कहीं ज्यादा कुछ। हाँ, ये सवाल तो उठता है। एक सत्ता में ना भी हो। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत एकदम बेसिक जानकारी से करते हैं। कौन है अनंत कुमार सिंह, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? जी, तो जानकारी के हिसाब से इनका पूरा नाम है अनंत कुमार सिंह। अनंत कुमार सिंह। हाँ, जन्म इनका बताया गया है 5 जनवरी 1967 का। पटना जिले में एक गांव है नदुआ, वहां के हैं। अच्छा, नदवा गांव, पटना जिला। जी, और ये बिहार के भूमिहार समुदाय से आते हैं, जो कि राज्य की राजनीति और सामाजिक ताने बाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल, भूमिहार समुदाय का प्रभाव रहा है। और जैसा कि आपने कहा, इनकी सबसे बड़ी पहचान, या यूं कहें कि इनका दूसरा नाम ही बन गया है छोटे सरकार। तो ये भूमिहार समुदाय से होना बिहार की राजनीति के हिसाब से देखें तो इसके क्या मायने हैं? क्या ये चीज उनकी शुरुआती पकड़ बनाने में मददगार रही होगी? देखिए, बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण तो हमेशा से ही एक अहम फैक्टर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, वो तो है। और भूमिहार समुदाय ऐतिहासिक रूप से देखें तो सामाजिक और राजनीतिक तौर पे प्रभावशाली रहा है, खासकर मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में। और मोकामा भी उसी इलाके में पड़ता है। अच्छा। तो हाँ, निश्चित रूप से इस पृष्ठभूमि ने उन्हें अपने इलाके में एक शुरुआती आधार दिया होगा, एक पहचान दी होगी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक, जाति तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे जाती है। बिल्कुल। तो चलिए उनके राजनीतिक सफर पर आते हैं। विधायक बनने से लेकर फिर पार्टी बदलने तक उनका सफर कैसा रहा, और ये जो मोकामा सीट पर उनकी पकड़ की बात होती है वो कैसे बनी? हाँ, तो उनका जो औपचारिक राजनीतिक सफर है, जैसा कि चुनावी रिकॉर्ड्स बताते हैं, वो शुरू हुआ 2005 में। 2005 में? जी, उस साल वे पहली बार मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधायक चुने गए थे। अच्छा, जेडीयू से। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार काफी उभर रहे थे बिहार में। बिल्कुल, वही दौर था जब नीतीश कुमार बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। और उसके बाद क्या वो लगातार जीतते रहे? हाँ बिल्कुल, 2005 के बाद उन्होंने लगातार कई विधानसभा चुनाव जीते, एक के बाद एक। कई बार? हाँ, कई बार, चाहे उन्हें पार्टी का टिकट मिला हो या फिर वो निर्दलीय लड़े हों। मोकामा सीट पर उनकी जीत का सिलसिला काफी समय तक जारी रहा। अच्छा, निर्दलीय भी लड़े? जी हाँ, ये दिखाता है कि उनकी जो व्यक्तिगत पकड़ है अपने क्षेत्र में वो कितनी मजबूत है, शायद पार्टी के सिंबल से भी ज्यादा। ये बात तो है। अच्छा, ये पार्टी बदलने वाली बात भी दिलचस्प है। जेडीयू से शुरुआत की, फिर सुनने में आरजेडी से भी जुड़े और निर्दलीय भी लड़े। ये क्या दिखाता है? क्या ये राजनीतिक अवसरवादिता है, या फिर अपने दबदबे पर इतना भरोसा कि पार्टी मायने ही नहीं रखती? देखिए, शायद दोनों का कुछ कुछ मिश्रण है। बिहार की राजनीति तो जानी जाती है गठबंधन और पाला बदलने के लिए। हाँ, ये तो है, काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। बिल्कुल, नेताओं का अपनी सुविधा और समीकरणों के हिसाब से पार्टियां बदलना वहां काफी आम रहा है। तो अनंत सिंह का जेडीयू से आरजेडी में जाना और फिर निर्दलीय जीतना, ये दिखाता है कि वो बदलते राजनीतिक माहौल में अपने लिए जगह बनाना जानते हैं। ये उनकी राजनीतिक समझ या कह लीजिए कि लचीलेपन को भी दर्शाता है। और साथ ही ये इस बात का भी सबूत है कि उनका अपना वोट बैंक या प्रभाव क्षेत्र इतना मजबूत है कि उन्हें हमेशा किसी एक पार्टी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और ये प्रभाव सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहा, उनके परिवार तक भी गया है ना? आपने शुरू में कुछ इशारा किया था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उनकी कहानी का। जब 2022 में एक आपराधिक मामले में उन्हें सजा हो गई और उसके बाद उन्हें विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। हाँ, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। जी, तो मोकामा सीट पर उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी, हाँ, वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई। अच्छा, जीत गई? जी, तो ये महज एक चुनावी जीत नहीं थी,
ये इस बात का संकेत था कि इलाके में अनंत सिंह का प्रभाव उनकी गैर मौजूदगी में भी कायम है और परिवार के जरिए सत्ता या प्रभाव का हस्तांतरण हो सकता है। ये बिहार की राजनीति में परिवारवाद का भी एक उदाहरण हुआ फिर तो। बिल्कुल, आप कह सकती हैं। तो ये तो हुई उनकी राजनीतिक यात्रा और पकड़ की बात। अब आते हैं उस सबसे चर्चित पहलू पर, छोटे सरकार। ये नाम कहाँ से आया, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक उपनाम से तो ज्यादा ही लगता है, जैसे कोई अनौपचारिक पदवी हो। आपने सही पकड़ा, ये महज एक उपनाम नहीं है, ये उनके प्रभाव और उनकी कार्यशैली का एक तरह से प्रतीक बन गया है। प्रतीक? हाँ, जानकारी यही बताती है कि इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी वजह है उनका अपने इलाके में, खासकर मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त स्थानीय दबदबा। जबरदस्त दबदबा? जी, कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर कई मामलों में लोग सरकारी दफ्तरों या पुलिस के पास जाने के बजाय सीधे उनके पास पहुंच जाते थे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या आपसी झगड़े निपटाने के लिए। अच्छा, मतलब सरकारी सिस्टम को बाईपास करके। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति प्रशासन के समानांतर एक शक्ति केंद्र की तरह काम करने लगे तो उसे सरकार कहा जाना स्वाभाविक हो जाता है ना? हाँ, बात तो सही है। और छोटे शायद इसलिए क्योंकि वे राज्य या केंद्र सरकार के मुकाबले स्थानीय स्तर पर प्रभावित है, लोकल लेवल पर। यानी एक तरह के पैरेलल व्यवस्था चलाने जैसी बात हो गई है तो। कुछ हद तक वैसा ही, सुनने में तो यही आता है। दूसरी वजह उनकी बाहुबली छवि से जुड़ी है। बाहुबली छवि? हाँ, बिहार की राजनीति में बाहुबली शब्द अक्सर उन नेताओं के लिए इस्तेमाल होता है जिनका असर सिर्फ वोट से नहीं बल्कि बाहुबल यानी मसल पावर से भी माना जाता है। अनंत सिंह की छवि भी कुछ ऐसी ही बनी। और इस छवि ने उनके दबदबे को और बढ़ाया, क्योंकि लोग उनसे डरते भी थे और शायद कुछ मामलों में उनका सम्मान भी करते थे। ये डर और सम्मान वाली बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। एक ही व्यक्ति से डर भी और सम्मान भी, ये कैसे? बिल्कुल, और यही इस कहानी को और जटिल बनाता है, दिलचस्प बनाता है। उनके समर्थक, खासकर उनके इलाके के कुछ लोग, उन्हें गरीबों के मददगार के तौर पर देखते हैं। अच्छा, मददगार? हाँ, ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं कि वो जरूरतमंदों की मदद करते थे, किसी की शादी में पैसा दे दिया या किसी गरीब की पैरवी कर दी। एक तरह की रॉबिन हुड वाली छवि। रॉबिन हुड वाली छवि। लेकिन दूसरी तरफ उन पर लगे गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जिसके कारण उनके विरोधी और बहुत से आम लोग भी उनके नाम से खौफ खाते हैं। तो ये दोनों पहलू, मसीहा वाला भी और बाहुबली वाला भी, एक साथ उनकी शख्सियत से जुड़े हुए हैं। और बिहार के बड़े नेताओं से उनके रिश्ते, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, क्या उसका भी इस छोटे सरकार वाली छवि में कोई योगदान रहा? निश्चित तौर पर, बिल्कुल वाहुब है। समय समय पर उनके संबंध बिहार के दोनों प्रमुख नेताओं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ बनते बिगड़ते रहे हैं। हाँ, वो तो दिखता रहा है। जब वे सत्ताधारी पार्टी के साथ होते थे तो जाहिर है उनका रसूख और बढ़ जाता था। इन हाई प्रोफाइल कनेक्शंस ने भी उनकी सरकार वाली छवि को मजबूती दी होगी, क्योंकि इससे ये संदेश जाता था कि भाई इनकी पहुंच तो ऊपर तक है। ये वाकई एक बहुत जटिल तस्वीर है। मदद, दबदबा, डर, राजनीतिक कनेक्शन, सब कुछ मिला जुला है। लेकिन जैसा आपने कहा, इस तस्वीर का एक स्याह पहलू भी है, वो है विवाद और कानूनी मामले। और सुनने में आया है कि इन मामलों की फहरिस्त काफी लंबी है। हाँ, और ये पहलू उनकी कहानी से आप अलग कर ही नहीं सकते। ये उनकी सार्वजनिक छवि का एक अभिन्न हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 दर्जन से ज्यादा? मतलब 24-25 से भी ज्यादा? जी, कुछ रिपोर्ट्स में तो 30 से ऊपर भी बताया गया है। ये संख्या अपने आप में काफी कुछ कहती है। और ये मामले किस तरह के हैं? क्या ये छोटे मोटे अपराध हैं या फिर गंभीर प्रकृति के? नहीं, ये हल्के फुल्के मामले बिल्कुल नहीं है। आरोप काफी गंभीर प्रकृति के बताए जाते हैं। जैसे कि हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती मांगना, धमकी देना और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अवैध हथियार रखने का मामला। इस तरह के संगीन अपराध शामिल बताए जाते हैं। बाप रे, हत्या, अपहरण जैसे आरोप? जी, इन्हीं आरोपों ने उनकी बाहुबली छवि को गढ़ा भी और मजबूत भी किया है। और जाहिर है इन मामलों ने उन्हें लगातार कानूनी पचड़ों में उलझाए रखा है। क्या कोई ऐसा खास मामला है जो ज्यादा चर्चा में रहा हो, जिसने सबका ध्यान खींचा हो? हाँ, एक मामला है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। वो 2019 का मामला है। 2019 वाला? जी, तब पुलिस ने उनके पैतृक गांव नदवा में उनके घर पर छापेमारी की थी। अच्छा, उनके घर पर रेड हुई थी?
हाँ, और इस छापेमारी में जैसा कि पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ कारतूस बरामद हुए थे। क्या AK-47 जी हाँ, और हैंड ग्रेनेड भी घर से। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर बरामदगी मानी गई थी। ये तो बहुत ही संगीन बात है। बिल्कुल। इसी मामले के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उन पर UAPA जैसा कड़ा कानून भी लगा, और इसी मामले में बाद में उन्हें सजा भी हुई, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। ओह, तो इसी केस में सजा हुई थी। जी, इस घटना ने उनकी छवि को और ज्यादा विवादास्पद बना दिया। हाँ हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया तो लंबी और जटिल होती है। हाँ, वो तो है। अनंत सिंह को कई मामलों में जमानत मिली है, कुछ मामलों में वे बरी भी हुए हैं, लेकिन कई मामले अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। और यहाँ हम फिर स्पष्ट कर दें कि हम केवल जानकारी रख रहे हैं, किसी आरोप को सही या गलत ठहराना हमारा काम नहीं, वो न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र है। एक रसूख और स्थानीय पकड़ जो उनकी पत्नी की जीत से भी जाहिर हुई, ये विरोधाभास समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनके इस प्रभाव के पीछे क्या सिर्फ बाहुबल है या कुछ और भी है? उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? क्या पैसा भी इस प्रभाव में कोई भूमिका निभाता है? निश्चित रूप से आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा चुनाव आयोग में जो हलफनामे दाखिल किए गए हैं, उनके अनुसार उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति करोड़ों में है। करोड़ों में? लगभग कितनी? देखिए, अलग अलग चुनावों के हलफनामों में ये आंकड़ा थोड़ा बदलता रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारी के मुताबिक ये करीब 37 से 40 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। 40 करोड़? ये तो काफी बड़ी संपत्ति है। इसमें क्या क्या शामिल है? मतलब किस तरह की संपत्ति? हलफनामों और दूसरे स्रोतों के अनुसार इस संपत्ति में काफी कुछ शामिल है। दर्जनों गाड़ियां बताई जाती हैं, जिनमें महंगी लग्जरी कारें भी शामिल हैं। दर्जनों गाड़ियां? जी, पटना और अन्य जगहों पर आलीशान घर हैं, काफी मात्रा में कृषि योग्य जमीन है, और उनका घोड़े पालने का शौक भी काफी मशहूर है। हाँ, सुना है, घोड़ों का शौक है उन्हें। जी, घोड़े और हाथी भी। उनके पास एक हाथी भी होने की खबरें मीडिया में आती रही हैं। तो ये सब मिलकर एक शक्तिशाली और साधन संपन्न व्यक्ति की छवि बनाते हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी आर्थिक ताकत भी उनके प्रभाव को बढ़ाने में मददगार होती होगी। और सामाजिक प्रभाव का क्या? पैसे और ताकत के अलावा लोगों से जुड़ाव कैसे बना रहता है फिर? ये एक दिलचस्प सवाल है। संपत्ति और बाहुबल के अलावा उनका एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क भी बताया जाता है। सोशल नेटवर्क? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, उनके समर्थक उन्हें जमीनी नेता, जनता का नेता मानते हैं। शायद इसकी वजह वही रॉबिनहुड वाली छवि हो, या फिर स्थानीय स्तर पर लोगों के छोटे मोटे काम करवा देना, पंचायतों के फैसलों में दखल देना, या बस अपनी मौजूदगी से एक सुरक्षा का एहसास देना। अच्छा। कई बार ऐसे नेता अपने जातिगत समीकरणों को भी बहुत अच्छे से साध कर रखते हैं। ये सब मिलकर जमीनी स्तर पर एक वफादार समर्थक वर्ग तैयार करता है, जो इन कानूनी मामलों के बावजूद उनके साथ खड़ा रहता है। तो अगर उन सारी बातों को समेटें, उनका राजनीतिक सफर, छोटे सरकार का तमगा, ये कानूनी विवाद, आर्थिक ताकत और ये सामाजिक पकड़, तो उनकी इस स्थायी प्रसिद्धि और चर्चा के पीछे मुख्य कारण क्या नजर आते हैं? ये एक बहुत ही पेचीदा मिश्रण लगता है। बिल्कुल, ये एक पेचीदा मिश्रण ही है, और शायद यही उनकी कहानी को इतना असाधारण बनाता है। मेरे ख्याल से जो जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर उनकी प्रसिद्धि के कुछ मुख्य स्तंभ पहचाने जा सकते हैं। क्या है वो? पहला, बिना किसी शक के उनकी बाहुबली छवि है। वे बिहार में दशकों से चले आ रहे राजनीति और अपराध के कथित गठजोड़ के एक प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। ये छवि उन्हें खतरनाक बनाती है, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए आकर्षक भी। दूसरा स्तंभ, जो पहले की थोड़ा विरोधाभासी लगता है, वो है उनकी जमीनी लोकप्रियता, खासकर अपने क्षेत्र मोकामा में। गरीबों की मदद की कहानियां, लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाना, एक अपने आदमी वाली छवि, ये सब उनके प्रभाव को बनाए रखने में मदद करता है। यानी दोनों तरह की बातें साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल, यह दिखाता है कि जमीनी हकीकत अक्सर सतही धारणाओं से ज्यादा जटिल होती है। और मीडिया का रोल, वो तो हमेशा उन पर नजर रखता है। हाँ, तीसरा स्तंभ निश्चित रूप से मीडिया कवरेज है। आप देखिए, अनंत सिंह शायद ही कभी खबरों से बाहर रहते हैं। सही बात है। चाहे उनका कोई विवादित बयान हो, कोई नया कानूनी मामला सामने आए, उनकी जेल से रिहाई हो, या चुनावी मैदान में उनकी ताल ठोकना, मीडिया हमेशा उन्हें कवर करता है। इस लगातार मीडियाटाइजेशन ने उन्हें बिहार के घर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया है। और एक बात और कही जाती है, उनका अंदाज। कुछ लोग कहते हैं कि उनका बोलने का, व्यवहार करने का तरीका थोड़ा फिल्मी है। क्या ये भी उनकी प्रसिद्धि का एक कारण है? ये चौथा स्तंभ हो सकता है। बिल्कुल, जानकारी बताती है कि उनका अंदाज अक्सर दबंगई भरा होता है, बेबाक होता है, और कभी-कभी नाटकीय भी। नाटकीय? जैसे जैसे उनका घोड़े पर सवार होकर घूमना,
या मीडिया के सामने बिल्कुल बेफिक्री से बयान देना, ये सब एक तरह का शोमनशिप है जो लोगों का ध्यान खींचता है। ये फिल्मी डॉन वाली छवि उनकी रहस्यमयता और चर्चा को और बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे गंभीर आपराधिक आरोप और जमीनी स्तर पर मजबूत लोकप्रियता एक साथ न सिर्फ मौजूद है, बल्कि शायद एक दूसरे को खाद पानी भी देते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हाँ, ये समझना वाकई मुश्किल है। और ये स्थिति हमें बिहार की राजनीति और समाज की उन गहराइयों में झांकने का मौका देती है जहां शक्ति, कानून और जनसमर्थन के बीच के रिश्ते बहुत धुंधले और जटिल हैं। तो अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार, जैसा कि हमने अभी चर्चा की और जानकारी देखी, वे बिहार की राजनीति के कैनवस पर एक बेहद जटिल और बहुआयामी चित्र हैं। बिल्कुल। एक ऐसा चित्र जिसमें सत्ता का नशा है, जनता का समर्थन है, कानून की चुनौतियां हैं और एक ऐसा दबदबा है जो औपचारिक पद रहें या न रहें कायम रहता हुआ दिखता है। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि शायद उस सामाजिक राजनीतिक मिट्टी की भी कहानी है जिसमें ऐसी शख्सियतें जड़ें जमाती हैं। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला। वे महज एक राजनेता नहीं हैं, बल्कि उन्हें बिहार की उस खास राजनीतिक संस्कृति, जिसे कुछ लोग बाहुबली कल्चर कहते हैं, का एक जीता जागता और शायद सबसे स्थायी प्रतीकों में से एक माना जा सकता है। उनका सफर, उनकी लोकप्रियता और उनके खिलाफ लगे आरोप, ये सब मिलकर एक बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर शक्ति, वैधता और कानून के शासन के बीच वास्तव में क्या संबंध है, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण और जटिल सामाजिक संरचना वाले देश के कुछ हिस्सों में। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जानकारी एक ऐसे व्यक्ति का खाका खींचती है जो गंभीर कानूनी आरोपों और सजा का सामना करने के बावजूद दशकों तक अपने क्षेत्र में लगभग अजेय बना रहा, और जिसका प्रभाव इतना गहरा है कि उसकी अनुपस्थिति में भी उसके परिवार के सदस्य उसी विरासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। जी, जरा सोचिए, छोटे सरकार जैसे नेताओं का ये स्थायी प्रभाव मतदाताओं की पसंद को किस तरह से आकार देता होगा। ये सत्ता की संरचनाओं के बारे में क्या कहता है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के कुछ क्षेत्रों में नेतृत्व की परिभाषा और अपेक्षाओं के बारे में ये क्या दर्शाता है। इस पर मनन जरूर कीजिएगा।